नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स के एमसीक्यूज़। मैंने ये एमसीक्यूज़ जितने भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं या पढ़ाने वाला हूं, तो ये सब मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए हैं और आप के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, जो कि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, उसी आधार पर मैंने क्वेश्चंस को लिया है। और आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, सारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चंस को देखें और इम्पोर्टेंट अपने नोट्स भी बनाएं। दोस्तों, बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अनाजों में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? दोस्तों, पूछा गया है कि अनाजों में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। तो दोस्तों, अनाजों में सबसे ज़्यादा खेती जो की जाती है वो गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं, व्हीट। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेहूं, व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है सिंपल होने के साथ साथ। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। और दोस्तों, इसका जो सीड रेट होता है वो क्या होता है? लगभग इसका सीड रेट होता है वही 75 से लगभग 75 से 80 या 75 से 100 लिख लीजिए। 75 से लगभग 100 हो जाता है आपका। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा कहीं पे, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है। इसका सीड रेट जो है वो 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, गेहूं में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? देखिए, मैंने सबसे पहले गेहूं का ही प्रश्न रखे हैं। जितने भी प्रश्न मैंने रखे हैं, 10-12 क्वेश्चन जो गेहूं से बन रहे हैं आपके, तो वो मैंने रखे हैं। और 100% आपका गेहूं से प्रश्न आएगा और इन्हीं प्रश्नों में से आने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको मिस नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। देखिए, गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, 10 से 12% गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा होती है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको पेपर देने के बाद ही समझ आएगा, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और फिर जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाजों का राजा कहा जाता है दोस्तों गेहूं, यानी व्हीट को ही अनाजों का राजा कहा जाता है। दोस्तों, मैंने पिछला क्वेश्चन आपको करवाया था, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, 10 से 12% होती है, तो मैंने बता दिया आपको। आपको एक और प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। गेहूं में ग्लूटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ग्लूटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, आप इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है, एग्जामिनर के माइंड में कुछ भी आ सकता है, पूछ सकता है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ये आपका करनाल, हरियाणा में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों, आप नोट भी कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं और याद रखिएगा, बस इतना ही आपको करना है। तो आप आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने आराम से बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं। गेहूं की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी किस राज्य में सर्वाधिक है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गेहूं की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा पंजाब में है। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, आपने पढ़ा होगा कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे ये पंजाब क्यों लिखा है मैंने? दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन नहीं पूछा गया है, यानी आपका उत्पादन नहीं पूछा गया, उत्पादकता पूछी गई है। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता वह होती है दोस्तों जो कि प्रति हेक्टेयर में ज़्यादा उत्पादन देना, वो होता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो पंजाब में है। और बल्कि बात करें उत्पादन यानी प्रोडक्शन की, गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो वो उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। गेहूं में एनपीके का अनुपात क्या होता है? किस अनुपात में हम गेहूं की फसल में एनपीके यानी एन से नाइट्रोजन और ये फास्फोरस और ये पोटास को हम देते हैं? तो दोस्तों, ये आपको सीधा याद रखना है, सीधा एग्जाम में पूछते हैं, यही लिखा मिलेगा आपको, एनपीके और 120:60 यानी 120:60:40 आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है?
दोस्तों मैंने पहले गेहूँ के ही प्रश्न रखे हैं। गेहूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है आपके लिए, क्योंकि आपकी रबी क्रॉप्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो गेहूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दूं कि अपना जो ये चैनल है प्रबल एग्रो स्टडी, ये एग्रीकल्चर का ही चैनल है। इस पर प्रॉपर एग्रीकल्चर की ही वीडियोस आती हैं, और कोई वीडियोस नहीं आते तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कृषि छात्र हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको भविष्य में कोई जॉब्स निकलती हैं तो आपको इस पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और आपको स्टडी मटेरियल भी इस पर मिलता रहता है। ठीक है, मिलता रहेगा हमेशा। और ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों का भी भला हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैमनी कुल फैमिली के सदस्य फसलों के नाम लिखिए। दोस्तों मैंने पूरा लिख दिया कि ग्रैमनी कुल में कौन कौन आता है लगभग। तो देखिए इसमें धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा जो आदि आते हैं। तो इनमें से अपना जो रबी का है, गेहूँ भी रबी की फसल है, और आपका इसमें से जौ भी है रबी की फसल। ठीक है, ये दो तो हैं। ठीक है जी, ये आपकी रबी की फसल है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्कोनी गेहूँ को किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों मार्कोनी गेहूँ का जो बॉटेनिकल नेम है वो ट्रिटिकम ड्यूरम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो अपना गेहूँ होता है जिसका हम पढ़ते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, वो अलग होता है। ये मार्कोनी गेहूँ अलग होता है। अगर आपसे मार्कोनी गेहूँ पूछता है तो इसका जो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, ट्रिटिकम ड्यूरम इसके नाम से इसको जाना जाता है। गेहूँ में सिंचाई की क्रिटिकल स्टेज क्या है? यानी क्रिटिकल स्टेज वह होता है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कब होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब पानी की, उसे बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। यानी पूरे फसल के पूरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब पड़ती है उसको क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। तो गेहूँ की जो क्रिटिकल स्टेज है वो CRI स्टेज है, उसको CRI स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CRI स्टेज बोलते हैं, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्रिटिकल किसका क्रॉस है? तो दोस्तों गेहूँ इंटू राई का क्रॉस है। दोस्तों आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर में ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मतलब आपका एक रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आप पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों BSc एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा है, यदि आप इसमें पढ़ाई करते हैं तो आगे बहुत सारा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको टाइम टू टाइम आपको मैं बताता रहूँगा आपको इस चैनल के माध्यम से, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती रहेगी। और आप कमेंट करके कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों गेहूँ में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है? ठीक है, तो गेहूं में जो बोनापन होता है ड्वार्फनेस बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब छोटापन होता है गेहूं में जो, वो किस जीन के कारण होता है? ठीक है, वो जीन का नाम है नोरिन 10। ये नोरिन 10 जीन का नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, थोड़ा आपको हो सकता है कि 20 मिनट भी हो जाए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रखे हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम में आपका बाहर ना आ पाए, इस कारण मैंने ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए हैं। दोस्तों चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जौ का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों जौ का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है। दोस्तों राजस्थान में होता है जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाजों को संरक्षित यानी स्टोर करने के लिए उनमें कितने प्रतिशत नमी होना चाहिए? ये तो देखिए मैंने कॉमन क्वेश्चन रख दिया है, आपसे गेहूं का पूछे, धान का पूछे, या जौ का पूछे, किसी का पूछे, इसमें 10 से 12% मैंने लिखा है। 8 से 12 भी आप लिख सकते हैं, 8 से 12 भी, 8 किसी का 8 से 10 होता है, किसी का 10 से 12 होता है, तो एक मैंने एवरेज में 10 से 12 लिख दिया है। ये मतलब कॉमन है क्वेश्चन, ये सभी पर लागू हो जाता है आपका लगभग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलग अलग लिखता तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होता। ठीक है, क्षारीय सहनशीलता यानी सॉल्ट टॉलरेंट जौ की कौन सी किस्म है जो कि क्षारीय सहनशीलता रखती है? तो दोस्तों जौ की जो अंबर किस्म है, अंबर, वो क्षारीय सहनशीलता रखती है। रबी की फसलों के नाम लिखिए। दोस्तों रबी में देखिए दोस्तों गेहूँ आता है, चना आता है, जौ आता है, सरसों, मटर, और इसके अलावा आपका गन्ना भी आता है, और इसके अलावा बहुत सारी फसलें आपकी जई भी आती है। ठीक है, आपका सूरजमुखी आती है। ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट एप्पल दिए हैं। चने का वानस्पतिक नाम साइसर एरिटिनम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, चने का वानस्पतिक नाम साइसर एरिटिनम। चने का कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेशी, इसी को फैबेसी भी इसी को बोल देते हैं, लेग्यूमिनेशी को ही। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि
आपको एग्जाम में फैबेसी बोल देता है तो आपको लेग्यूमिनेसी या फैबेसी में से कुछ एक कोई देगा तो आप उसको लगा देना। चना किसका अच्छा स्रोत है, यानी चने में सबसे मतलब अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, तो चने में प्रोटीन पाई जाती है अच्छी मात्रा में। चने में कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। यदि आपसे कार्बोहाइड्रेट आपके ऑप्शन में आता है तो कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चने की सीड रेट कितनी होती है? दोस्तों चने की सीड रेट 75 से 100 किलोग्राम होती है प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, यदि आप इन सभी नोट्स की जितने मेरे पास हैं उसकी यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो उस पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें अपने ग्रुप में, जिससे कि सभी दोस्त जल्द से जल्द इस वीडियो को देख सकें। चने को बोते समय उचित तापक्रम 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। विश्व में चने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चने का सर्वाधिक उत्पादक देश देखिए भारत है। लगभग 60 से 65% चना पूरे विश्व का भारत में ही होता है। अब ये पूछा गया है कि निपिंग की क्रिया जो होती है वो किस में की जाती है, तो वो चने में ही की जाती है। ये दोस्तों चना लिखा हुआ है, चने में ही की जाती है। अब इसमें पूछा गया काबुली चना की अवधि कितनी होती है? अवधि यानी ड्यूरेशन, यानी कितना टाइम में लेता है काबुली चना तैयार होने में, यानी सोइंग यानी बोने से लेके उसको कटाई तक कितना समय लगता है, तो लगभग 90 से 180 दिन की इसकी अवधि होती है। ठीक है दोस्तों, 90 से 180 दिन की इसकी अवधि होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस यहाँ पे पूछा गया है कि मसूर का वानस्पतिक नाम क्या है? मसूर का वानस्पतिक नाम जो है वो लेंस क्यूलिनेरिस है। लेंस एस्क्यूलेंटा भी बोलते हैं इसको, तो आप इसमें क्यूलिनेरिस या एस्क्यूलेंटा कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आप उसको लगा के आएंगे मसूर का वानस्पतिक नाम। मसूर की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए किस्म कौन सी है? तो जो बाढ़ प्रभावित, जहाँ बाढ़ आ जाती है, यानी बाढ़ प्रतिरोधी किस्म भी बोल सकते हैं इसको, बाढ़ प्रतिरोधी किस्म भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसमें पूसा 6 हो जाएगा, पूसा 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसूर का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों मसूर का भारत में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में होता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में ही होता है। और दोस्तों आपसे पूछा सकता है कुल दलहन कहाँ उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा? कुल दलहन, दलहन यानी कि जो दालें होती हैं, पल्सेस बोलते हैं, कुल पल्सेस का उत्पादन सबसे ज़्यादा दलहन का कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं का तो हो ही गया कि उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ जो इस पीडीएफ में मैं नहीं लिख पाया क्योंकि टाइम उतना ही था, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं कहीं पे एक जगह। तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है एग्रीकल्चर में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, जॉब की प्रिपरेशन करें, प्राइवेट जॉब करें या गवर्नमेंट करें, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा बिल्कुल, ठीक है, चैनल के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिएगा चैनल से। मसूर का भारत में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, ये हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मटर पी बोलते हैं इसको, पी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है इसका। बॉटेनिकल नेम जो होता है मटर का पाइसम सटाइवम होता है। ठीक है, और मटर का जो कुल है वो लेग्यूमिनेसी कुल है मटर का, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी बोलते हैं जैसे, ठीक है, वो इसका कुल है। मटर एक प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है, यानी कि प्रकाश निष्प्रभावी ऐसा होता है जिस पर प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश या फिर तेज बना रहे, मद्दा बना रहे, उससे कोई उस पर कोई वो नहीं पड़ेगा प्रभाव। दालों का राजा किसे कहा जाता है? दालों का राजा मटर को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मटर आपकी रबी की ही फसल है और आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप्स ही है, तो रबी में आपका ये मटर आता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मटर की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो मटर की उपज वही 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, उपज 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। देखिए अब हम आते हैं आलू पर। तो देखिए आलू का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों आलू का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम और इसका कुल होता है सोलेनेसी। दोस्तों आलू एक ऐसी फसल है जो कि सबसे ज़्यादा हमारे भारत में उपयोग की जाती है। आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है और इसको हम
गरीब लोगों का मित्र भी कहते हैं। आलू को क्या, आलू को ही गरीब लोगों का, ये लिखा हुआ है मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब लोगों का मित्र भी आलू को ही कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा सब्जियों में उपयोग किया जाता है, खाया जाता है आलू ही। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये तो कंपटीशन में, यानी यदि आप आगे चल के AFO वगैरह दोगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आलू में हरा रंग किसके कारण होता है? आप यदि देखिए उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी वैकेंसीज आती हैं टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह की, तो उसमें पूछा जाता है आलू में हरा रंग किसके कारण होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आलू में हरा रंग जो होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। कई बार तो SSC में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, अपने एग्रीकल्चर से। तो आलू में हरा रंग होता है वो सोलेनिन से होता है, ये SSC का पूछा हुआ प्रश्न है, SSC CGL का, ठीक है। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा गया है, एग्रीकल्चर में भी पूछा गया है, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों जो भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो शिमला में है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब ये ट्रू पोटैटो सीड क्या है और किसने विकसित किया? देखिए ट्रू पोटैटो सीड, आलू को मुख्यतः किससे लगाया जाता है? देखिए आलू को मुख्यतः हम उसका जो ट्यूब होता है, ट्यूबर होता है, उसका कंद होता है, उसी से लगाते हैं, उसी से बोते हैं। अब एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर रामानुजन, ये लिखा हुआ है डॉक्टर रामानुजन। इनने ट्रू पोटैटो सीड को विकसित किया इससे, और इससे छोटे छोटे आलू के बीज को इन्होंने विकसित कर दिया, ठीक है। डॉक्टर रामानुजन, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, आपके इतना ही आपके लिए बहुत है। आलू की गंभीर बीमारी कौन सी है? सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी आलू की कौन सी है? तो आलू की लेट ब्लाइट है, पछेती अंगमारी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पछेती अंगमारी, लेट ब्लाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बॉटेनिकल नेम ऑफ टोबैको यानी तंबाकू का वानस्पतिक नाम क्या होता है? अब हिंदी मीडियम के कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, साधारण लिखा हुआ है, हिंदी में बोल रहा हूँ। निकोटियाना टैबेकम होता है, निकोटियाना टैबेकम इसका वानस्पतिक नाम होता है, टोबैको यानी तंबाकू का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंबाकू में निकोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए तंबाकू भी आपकी रबी की ही फसल है, तंबाकू में देखिए 2 से 8% तक पाया जाता है, ठीक है। क्या? निकोटीन। अब निकोटीन उसमें जो एक रसायन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में, उसे निकोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है टॉपिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो दोस्तों टॉपिंग की क्रिया जो की जाती है वो तंबाकू में की जाती है। टॉपिंग की क्रिया क्या होती है? पत्तियों को अलग करना, ठीक है। किससे अलग करना? पौधे से पत्तियों को अलग करना, लगभग वही टॉपिंग कहलाता है, ठीक है। और तंबाकू का उत्पत्ति स्थान क्या है? ये तंबाकू का उत्पत्ति स्थान आपका ये फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा तंबाकू का उत्पत्ति स्थान, याद रखिएगा। क्यूरिंग किस में की जाती है? कौन सी फसल में क्यूरिंग की जाती है? दोस्तों तंबाकू में क्यूरिंग की जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जई, ओट बोलते हैं इसको, ओट का वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखिए जई का जो है वो एबिना सटाइवा है, और इसका कुल क्या है जई का? तो देखिए ग्रेमनी या पोएसी ही इसका कुल है, ग्रेमनी जई, जिस जो गेहूं का कुल है वही जई का कुल है। इसका मुख्यतः प्रयोग, जई का या ओट का प्रयोग मुख्यतः हम चारे के लिए ही करते हैं, ठीक है। और इस पर पूछा गया है एजेप्टियन क्लोवर, एजेप्टियन क्लोवर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों एजेप्टियन क्लोवर के नाम से बरसीम को जाना जाता है, बरसीम, यहाँ पे लिखा है बरसीम, ठीक है। बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम होता है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम उसका वानस्पतिक नाम होता है बरसीम का। और बरसीम का मुख्यतः प्रयोग हम चारे के लिए ही करते हैं, पशुओं को चारा खिलाने के लिए बरसीम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बरसीम का कुल है लेग्यूमिनेसी या फैबेसी बोल सकते हैं, ये बरसीम का कुल है। बरसीम काफ़ी पौष्टिक चारा होता है जो कि पशुओं को खिलाया जाता है, रबी के मौसम में इसको बोया जाता है, ठीक है। और लगभग सर्दियों में इसको पशु को खिलाते हैं, ठीक है। गन्ने की किस प्रजाति की खेती की जाती है, यानी गन्ने की कौन सी प्रजाति है ये पूछा गया है जिसकी हम खेती करते हैं। तो यहाँ पे गन्ने का ही बॉटेनिकल नेम रखा है, तो आपको याद रखना यही गन्ने का बॉटेनिकल नेम होता है, सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। यही दिस इज बॉटेनिकल नेम ऑफ शुगर केन या गन्ना बोलते हैं इसे हिंदी में, सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। गन्ने का मुख्य एक रोग है, आपसे पूछ सकता है नॉर्मल कि गन्ने लाल सड़न रोग किस में लगता है, तो वो गन्ने में ही लगता है, ठीक है, अगर पूछेगा तो। गन्ने के फ्लावर को क्या कहते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने के फ्लावर को हम कहते हैं एरो,
दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं कि मैं आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ, एक और एक्स्ट्रा चीज़। दोस्तों यहाँ पे जो आपका रबी क्रॉप्स है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है, तो आपसे पूछ सकता है कि रबी क्रॉप्स को हम कब बोते हैं, बोने का समय क्या होता है। ये मुझे अभी याद आ गया है। तो रबी क्रॉप्स को बोने का जो समय होता है वो आपका अक्टूबर नवंबर होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, लगभग अक्टूबर नवंबर, अगर ऑप्शन में आपको अक्टूबर नवंबर ही मिलेगा, अक्टूबर नवंबर आपका बोने का समय होता है, ठीक है। और इसमें इसकी कटाई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसको बो देते हैं, तो इसकी कटाई कब की जाती है। दोस्तों इसकी कटाई देखिए मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनकी मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है तो लगभग आपके 20 क्वेश्चन तो लगभग बनना चाहिए यहाँ से, और नहीं बनते हैं तो कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। और आपको हमेशा ऐसी ही अपडेट मिलती रहेगी, आपको कोई भी मतलब डाउट हो। और आप पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि तो आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय दोस्तों।